जीवन को ढो मत, जियो। पल पल उत्सव मनाओ और आनंद मनाओ। हर स्थिति में खुश रहने का प्रयास करो। यहाँ सदैव एक जैसी स्थितियां तो कभी भी नहीं रहती। कुछ अभाव में भी खुश रहना सीखो, क्योंकि जिसको रोने की आदत पड़ जाए वो कुछ पाने के बाद भी रोता ही रहता है। बिना सहे जीवन में मिठास नहीं आती, और बिना ताप के पकना होता नहीं। चाहे फल हो, चाहे रसोई हो, या चाहे इंसान, जीवन में ताप यानी कि दुख हमें पकाने आता है, थकाने नहीं। परंतु जिसका ईश्वर में भरोसा नहीं है, शरणागति का भाव नहीं, वो शीघ्र ही थक जाता है और निराश हो जाता है। जिसको ईश्वर में भरोसा है, उसे ईश्वर का बल भी आता है। वो ना थकता है और ना ही निराश होता है। वो अपने कर्तव्य के पथ पर मस्ती से बढ़ता रहता है। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 121, मंडे 7 सितंबर 2020। दोस्तों, मैं अपडेट बताता हूं और उसके बाद शुरू करता हूं इस कार्यक्रम का। अपडेट में 41,10,000 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके हैं, पॉजिटिव हैं, और पिछले 24 घंटे में 86,432 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 70,626 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं और 1089 यानी कि 1089 डेथ हो चुकी हैं पिछले 24 घंटे में। दोस्तों, ये था अपडेट। अब हम बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम को आगे। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए और कभी अपनों के लिए। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं एक कविता, और मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आएगी। दर्द कागज पर मेरा बिकता रहा, मैं बेचैन था, रात भर लिखता रहा। छू रहे थे सब बुलंदियों के आसमान की, मैं सितारों के बीच चांद की तरह छिपता रहा। अकड़ होती तो कब का टूट गया होता। दोस्तों, गौर कीजिएगा कि अकड़ होती तो कब का टूट गया होता। मैं था नाजुक डाली जो सबके आगे झुकता रहा। बदले यहाँ लोगों ने रंग अपने अपने ढंग से, बदले यहाँ लोगों ने रंग अपने अपने ढंग से। रंग मेरा भी निखरा, पर मैं मेहंदी की तरह पिसता रहा। जिनको जल्दी थी वो बढ़ चले मंजिल की ओर, मैं समंदर से राज गहराई के सीखता रहा। जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट, जिंदगी कभी भी ले सकती है करवट। तू गुमान न कर, बुलंदियां छू हजार, मगर उसके लिए कोई गुनाह ना कर। कुछ बेतुके झगड़े कुछ इस तरह ख़त्म कर दिए मैंने, जहां गलती नहीं भी थी मेरी, फिर भी हाथ जोड़ दिए मैंने। जी हाँ दोस्तों, ये थी कविता, और मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आई होगी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 121 मुंबई से। दोस्तों, देयर इज नो वाइन इफ ग्रेप्स आर नॉट प्रेस्ड, नो परफ्यूम इफ फ्लावर्स आर नॉट क्रश्ड। So do not be afraid if there are pressures in your life. It will bring the best out of you. Stay blessed and stay healthy. जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। दोस्तों, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जीवन का सबसे कठिन कार्य है इंसान को पहचानना। दोस्तों, इंसान को पहचानोगे, यही आपका सबसे कठिन कार्य होता है। जिंदगी प्रपोज करती रहती है,
छोटी छोटी खुशियाँ हम स्वीकारते नहीं हैं और दौड़ते रहते हैं बड़ी खुशियों के पीछे। सुप्रभात। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का कोई भी अंधेरा हिस्सा रोशन किया जा सकता है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 121, दिन सोमवार 7 सितंबर 2020। अब मैं इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर चलता हूं, जिसमें मैं आपको सुनाना चाहता हूं एक कहानी। तो दोस्तों, कहानी का शीर्षक है ऊंचा कद। अब मैं शुरुआत करता हूं इस कहानी की और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। 4 महीने बीत चुके थे, बल्कि 10 दिन ऊपर हो गए थे, किंतु बड़े भैया की ओर से अभी तक कोई खबर नहीं आई थी। पापा को लेने कब आएंगे, यह कोई पहली बार नहीं था कि बड़े भैया ने ऐसा किया हो। हर बार उनका ऐसा ही रवैया रहता है। जब भी पापा को रखने की उनकी बारी आती है, वो समस्याओं से गुजरने लगते हैं। कभी भाभी की तबीयत खराब हो जाती है और कभी ऑफिस का काम बढ़ जाता है और उनकी छुट्टी कैंसिल हो जाती है। विवश होकर मुझे ही पापा को छोड़ने मुंबई जाना पड़ता है। हमेशा की तरह इस बार भी पापा की जाने की इच्छा नहीं थी, किंतु मैंने इस बार उनकी बात का कोई ध्यान नहीं दिया और उनका वह अपना मुंबई का रिजर्वेशन करवा लिया। दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस अपने टाइम पर थी। सेकंड एसी की निचली बर्थ पर पापा को बैठाकर सामने की बर्थ पर मैं बैठ गया था। साथ वाली सीट पर एक सज्जन पहले से ही विराजमान थे। बाकी बर्थ खाली थी। कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ी। अपनी जेब से मोबाइल निकालकर मैं देख रहा था, तभी कानों से पापा का स्वर टकराया। मुन्ना, कुछ दिन तो तू भी रहेगा ना मुंबई में? मेरा दिल लगा रहेगा और प्रतीक को भी अच्छा लगेगा। पापा के स्वर की आर्द्रता पर तो मेरा ध्यान नहीं गया। मन ही मन में खींच उठा। कितनी बार समझाया है पापा को कि मुझे मुन्ना ना कहा करे, रजत पुकारा करे। अब मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर आसीन एक प्रशासनिक अधिकारी हूं। समाज में मेरा एक अलग रुतबा है, ऊंचा कद है, मान सम्मान है। बगल की सीट पर बैठा व्यक्ति मुन्ना शब्द सुनकर मुझे एक सामान्य सा व्यक्ति समझ रहा होगा। मैंने तनिक जोर से बोला, पापा, परसों मेरी गवर्नर के साथ मीटिंग है, मैं मुंबई में कैसे रुक सकता हूं? पापा के चेहरे पर निराशा की बदलियां छा गई। मैं उनसे कुछ कहता, तभी मेरा मोबाइल बज उठा और रितु का फोन था। भर्राए स्वर से कह रही थी, पापा ठीक से बैठ गए ना? हाँ, बैठ गए हैं, गाड़ी भी चल पड़ी है। देखो, पापा का ख्याल रखना, रात में मेडिसिन दे देना। भाभी को भी सब अच्छी तरह समझा कर आना। पापा को वहां कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैंने फोन काट दिया। रितु का फोन था ना, मेरी चिंता कर रही होगी। पापा के चेहरे पर वात्सल्य उमड़ आया था। रात में खाना पाकर पापा सो गए। थोड़ी देर में गाड़ी कोटा स्टेशन पर रुकी और यात्रियों के शोरगुल से हड़कंप सा मच गया। तभी कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर जो व्यक्ति अंदर आया, उसे देख मुझे बेहद ही अफसोस हुआ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि रमाशंकर से इस तरह ट्रेन में मुलाकात हो जाएगी। एक समय रमाशंकर मेरा पड़ोसी और सहपाठी था। हम दोनों के बीच मित्रता कम और नंबरों को लेकर प्रतिस्पर्धा अधिक रहती थी। हम दोनों ही मेहनती और बुद्धिमान थे, किंतु ना जाने क्या बात थी, मैं चाहे कितना भी परिश्रम क्यों ना कर लूं, बाजी सदैव रमाशंकर के हाथ लगती थी। शायद मेरी ही एकाग्रता में कमी थी। कुछ समय पापा ने शहर के पोश एरिया में मकान बनवा लिया।
मैंने कॉलेज चेंज कर दिया और इस तरह से रमाशंकर और मेरा साथ छूट गया। 2 महीने पहले एक सुबह मैं अपने ऑफिस पहुंचा। कॉरिडोर में मुझसे मिलने के लिए काफी लोग बैठे हुए थे। बिना उनकी ओर नजर उठाए मैं अपने केबिन की ओर बढ़ रहा था। यकायक एक व्यक्ति मेरे सम्मुख आया और प्रसन्नता से आकर मेरे गले लग गया। रजत यार, तू इतना बड़ा आदमी बन गया, पहचाना मुझे? मैं रमाशंकर। मैं सकमका गया। फीकी सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आकर विलुप्त हो गई। इतने लोगों के सम्मुख उसका अनौपचारिक व्यवहार मुझे खल रहा था। वो भी शायद मेरे मनोभावों को ताड़ गया था। तभी तो एक लंबी प्रतीक्षा के उपरांत जब वो मेरे केबिन से दाखिल हुआ तो समझ चुका था कि वो अपने सहपाठी से नहीं बल्कि एक प्रशासनिक अधिकारी से मिल रहा था। उसका मुझे सर कहना मेरे अहम को संतुष्ट कर गया। ये जानकर कि वो बिजली विभाग में महज एक क्लर्क है जो मेरे समक्ष अपना तबादला रुकवाने की कोशिश करने के लिए गुजारिश लेकर आया है, मेरा सीना अभिमान से चौड़ा हो गया। कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर्स तो क्या, मेरे सभी क्लास के कलीग्स भी यही कहते थे कि एक दिन रमाशंकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आज मैं कहां से कहां पहुंच गया और वो पिछली स्मृतियों को पीछे धकेल में वर्तमान में पहुंचा तो देखा रमाशंकर ने अपनी वृद्ध मां को साइड की सीट पर लिटा दिया और स्वयं अपने करीब बैठ गया। एक उड़ती सी नजर पर उसने डालकर मैंने अखबार पर गाढ़े आंखें गाड़ दी। यानी कि एक उड़ती नजर मैंने उसके पर डाली और उसके बाद अखबार पर नजर डाल दी। तभी रमाशंकर बोला, नमस्ते सर, मैंने तो देखा ही नहीं कि आप बैठे हैं। मैंने नम्र स्वर से पूछा, कैसे हो रमाशंकर? ठीक हूं सर। कोटा कैसे आना हुआ? छोटी बुआ की बेटी की शादी में आया था, अब मुंबई जा रहा हूं। शायद आपको याद हो, मेरा एक छोटा भाई था। छोटा भाई? हाँ, याद आया। क्या नाम था उसका? मैंने स्मृति पर जोर डालने का उपक्रम किया, जबकि मुझे अच्छी तरह याद था कि उसका नाम देवेश था। सर, आप इतने ऊंचे पद पर हैं, आए दिन हजारों लोगों से मिलते रहते हैं, आपको कहाँ याद होगा? देवेश नाम है उसका सर। पता नहीं उसने मुझ पर व्यंग किया था या साधारण रूप में कहा था, फिर भी मेरी गर्दन कुछ तनसी गई। उस पर एहसान सा लादते हुए मैं बोला, देखो रमाशंकर, ये मेरा ऑफिस नहीं है, इसलिए सर कहना बंद करो और मुझे मेरे नाम से पुकारो। हाँ, तो तुम मुझे बता रहे थे कि देवेश मुंबई में है। हाँ रजत, उसने वहां मकान खरीदा है। 2-3 दिन में उसका गृह प्रवेश है और 4-5 दिन वहां रहकर मैं और अम्मा दिल्ली लौट आएंगे। इस उम्र में इन्हें इतना घुमा रहे हो? अम्मा की आने की तो बहुत इच्छा थी। इंसान की उम्र भले ही बढ़ जाए, इच्छाएं तो नहीं मरती ना। हाँ, यह तो है। पिताजी कैसे हैं? पिताजी का 2 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया था। अम्मा ये दुख झेल नहीं पाई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। बस तभी से वो बीमार रहती हैं। अब तो अल्जाइमर भी बढ़ गया है। तब तो उन्हें संभालना मुश्किल होता होगा। क्या करते हो? 6-6 महीने दोनों भाई रखते होंगे। ऐसा पूछकर मैं शायद अपने मन की तसल्ली दे रहा था। आशा के विपरीत रमाशंकर ने बोला, नहीं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अम्मा शुरू से दिल्ली में ही रही हैं। उनका कहीं और मन लगना मुश्किल है। मैं नहीं चाहता इस उम्र में उनकी स्थिति पेंडुलम जैसी हो जाए, कभी इधर तो कभी उधर। कितनी पीड़ा होगी उन्हें यह देखकर कि पिताजी के जाते ही उनका कोई घर में नहीं रहा। वो हम पर बोझ है।
मैं मुस्कुराया। रमाशंकर, इंसान को थोड़ा व्यवहारिक भी होना चाहिए। जीवन में सिर्फ भावुकता से काम नहीं चलता है। अक्सर इंसान दायित्व उठाते उठाते थक जाता है और तब ये विचार मन को उद्वेलित करने लगता है कि अकेले हम ही क्या, हम अपने माँ बाप की सेवा करें, दूसरा क्यों ना करे। पता नहीं रजत, मैं जरा पुराने विचारों का इंसान हूं। मेरा तो ये मानना है कि हर वक्त इंसान की करनी उसके साथ है। कोई भी काम मुश्किल तभी लगता है जब हम उसे बोझ समझकर करते हैं। माँ बाप क्या कभी अपने बच्चों को बोझ समझते हैं? आधे अधूरे कर्तव्यों में कभी आस्था नहीं होती रजत, मात्र औपचारिकता होती है। और सबसे बड़ी बात, जाने अनजाने हमारे कर्म ही तो संस्कार बनकर हमारे बच्चों के द्वारा हमारे सम्मुख आते हैं। समय रहते यह छोटी सी बात इंसान की समझ में आ जाए तो उसका बुढ़ापा भी संवर जाता है। मुझे ऐसा लगा मानो रमाशंकर ने मेरे मुख पर तमाचा जड़ गया हो। मैं निशब्द मौन सोने का उपक्रम करने लगा, किंतु नींद मेरी आंखों से अब कोसों दूर जा चुकी थी। रमाशंकर की बातें मेरे दिलो दिमाग में हथौड़ा बरसा रही थी। इतने वर्षों से संचित किया हुआ अभिमान पल भर में चूर चूर हो गया था। प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी के लिए इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ता रहा, किंतु पापा के मन की संवेदनाओं को, उनके हृदय की पीड़ा को नहीं पढ़ सका। क्या इतना बड़ा मुकाम मैंने सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर पाया है? नहीं, इसके पीछे पापा मम्मी के वर्षों की तपस्या निहित है। आखिर उन्होंने ही तो मेरी आंखों को सपने दिखाए हैं, जीवन में कुछ कर दिखाने की प्रेरणा दी। रात्रि में जब मैं देर तक पढ़ता था तो पापा भी मेरे साथ जागते थे। कभी मुझे नींद ना आ जाए, मेरे इस लक्ष्य को हासिल करने में पापा का हर कदम पर मेरे साथ रहे। और आज जब पापा को मेरे साथ की जरूरत है तो मैं व्यावहारिकता का सहारा ले रहा हूँ। 2 वर्ष पूर्व की स्मृति मन पर दस्तक दे रही थी। सीवियर हार्ट अटैक आने के बाद मम्मी बीमार रहने लगी थी। एक शाम ऑफिस से लौटकर मैं मम्मी पापा के बेडरूम में जा रहा था, तभी अंदर से आती आवाज से मेरे पांव ठिठक गए। मम्मी पापा से कह रही थी, इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा भी, कोई पहले तो कोई बाद में। इतने इंटेलेक्चुअल होते हुए भी आप इस सच्चाई से मुंह मोड़ना चाह रहे हैं। मैं क्या करूं पूजा, तुम्हारे बिना अस्तित्व की कल्पना भी मेरे लिए कठिन है। कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? पापा का कंठ अवरुद्ध हो गया था, किंतु मेरी मम्मी तनिक भी विचलित नहीं हुई और शांत स्वर में बोली थी, आपकी तरफ से तो मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूं। रजत और ऋतु आपका बहुत ख्याल रखेंगे। यह एक मां के अंतर मन की आवाज है। उन्होंने कहा, यह सोचना कभी गलत नहीं हो सकता। इस घटना को 5 दिन बाद ही मम्मी चली गई। कितने टूट गए थे पापा, बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उनके अकेलेपन की पीड़ा को मुझसे अधिक मेरी पत्नी ऋतु ने समझा। यूं ही वो पापा के दोस्त की बेटी थी और बचपन से पापा से दिल से जुड़ी थी। उसने कभी नहीं चाहा कि पापा को अपने से दूर करना, किंतु मेरा मानना था कि कोरी भावुकताओं के लिए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। इंसान को प्रैक्टिकल अप्रोच से काम लेना चाहिए। अकेले मैं ही क्यों पापा का दायित्व उठाऊं? दोनों बड़े भाई क्यों ना उठाएं, जबकि पापा ने तीनों को बराबर का स्नेह दिया है। पढ़ाया लिखाया तो दायित्व भी तीनों को बराबर है। 6 माह बाद मम्मी की बरसी पर यह जानते हुए भी दोनों बड़े भाई पापा को अपने साथ रखना नहीं चाहते। मैंने यह फैसला किया था कि हम तीनों बेटे 4-4 माह पापा को रखेंगे। और पापा को जब इस बात का पता चला तो कितनी बेबसी उभर आई थी उनके चेहरे पर। चेहरे की झुर्रियां और गहरा हो गई थी। उम्र मानो 10 वर्ष आगे सरक गई थी। सारी उम्र पापा की दिल्ली में गुजरी थी। सभी दोस्त और रिश्तेदार यहीं पर थे जिनके सहारे उनका वक्त कुछ अच्छा बीत सकता था। किंतु सोचते सोचते मैंने एक गहरी सांस ली। आंखों में बह रहे ताप के आंसू पूरी तरह मेरा तकिया भिगोते रहे। उफ, यह क्या कर दिया मैंने?
पापा को तो असहनीय पीड़ा पहुंचाई ही, मम्मी को भी मैंने खंडित कर दिया। आज वो जहां कहीं भी होंगी, पापा की स्थिति पर उनकी आत्मा कलप रही होगी। क्या वो कभी मुझे क्षमा कर पाएंगी? रात में कई बार अम्मा का रमाशंकर को आवाज देना और हर बार उसका चेहरे पर बिना शिकन लाए उठना मुझे आत्मविश्वास के लिए बाध्य कर रहा था। उसे देख मुझे एहसास हो रहा था कि इंसानियत और बड़प्पन हैसियत की मोहताज नहीं होती है, वो तो दिल में होती है। अचानक मुझे एहसास हुआ मेरे और रमाशंकर के बीच आज भी प्रतिस्पर्धा है, इंसानियत की प्रतिस्पर्धा, जिसमें आज भी वह मुझसे बाजी मार कर ले गया। पद भले ही मेरा बड़ा हो, किंतु रमाशंकर का कद मुझसे बहुत ऊंचा था। गाड़ी बंबई सेंट्रल पहुंच चुकी थी। मैं रमाशंकर के करीब पहुंचा। उसके दोनों हाथ थाम कर मैं भावुक स्वर में बोला, रमाशंकर मेरे दोस्त, चलता हूं, यह सफर सारी जिंदगी मुझे याद रहेगा। कहने के साथ ही मैंने उसे गले लगा लिया। वो मुझे खुशी से देखता रहा और मैं बोला, वादा करो अपनी फैमिली को लेकर मेरे घर अवश्य आओगे। अरे आऊंगा क्यों नहीं, आखिर इतने वर्षों बाद मेरा मुझे दोस्त मिला है। खुशी से उसकी आवाज कांप रही थी। अटैची उठाए पापा के साथ मैं नीचे उतर गया। स्टेशन के बाहर मैंने टैक्सी पकड़ी और ड्राइवर से एयरपोर्ट चलने को कहा। पापा हैरत से बोले, एयरपोर्ट क्यों? भावुक होकर मैं पापा के गले लग गया और रूंद गले से बोला, पापा मुझे माफ कर दीजिए, हम वापस दिल्ली जा रहे हैं। अब आप हमेशा वही हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगे। पापा की आंखें नम हो चुकी थी और चेहरा खुशी से खिल उठा था। जुग जुग जियो मेरे बच्चे, वो बुदबुदाए और कुछ पल के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर चेहरा उठाकर आकाश की ओर देखा। मुझे ऐसा लगा मानो वो मम्मी से कह रहे हों, देर से ही सही पर तुम्हारा सोचना सही निकला। आप किस राह पर हैं, रजत या रमाशंकर, ये आपको विचार करना है। दोस्तों ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी में थोड़ी लंबी कहानी थी लेकिन इसका काफ़ी मतलब था और मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी को बहुत पसंद करेंगे और मुझे अपने विचार जरूर बोलेंगे। तो दोस्तों अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है। कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते और जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 121, दिन सोमवार 7 सितंबर 2020। अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है और कल आपसे फिर एक बार मुलाकात करेगा एक नए कहानी, नए किस्से, नई कविता और नए विचार के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता है शब खैर, गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।